हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम फ्रेंच और इंडियन युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष जिसने उत्तरी अमेरिका के भविष्य को नया आकार दिया। 1754 से 1763 तक चला यह युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच क्षेत्रीय दावों को लेकर सिर्फ टकराव से कहीं ज्यादा था। यह 7 साल के युद्ध की व्यापक कथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें प्रमुख यूरोपीय शक्तियां शामिल थीं। इस महत्वपूर्ण युद्ध की उत्पत्ति, इसे परिभाषित करने वाली नाटकीय लड़ाइयों और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। हम युद्ध के दौरान प्रभावित करने वाली रणनीतियों, गठबंधनों और निर्णायक बिंदुओं को उजागर करेंगे और महाद्वीप और उससे आगे इसके स्थायी प्रभाव की जांच करेंगे। ओहियो घाटी के हरे भरे जंगलों से लेकर न्यू फ्रांस के किलेबंद शहरों तक हम आपको उन परिदृश्यों और घटनाओं की यात्रा पर ले जाएंगे जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अवधि को आकार दिया। चाहे आप इतिहास के शौकीन हों या अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, यह वीडियो फ्रेंच और इंडियन युद्ध के बारे में आकर्षक जानकारी और गहरी समझ प्रदान करने का वादा करता है। संघर्ष की उत्पत्ति, महत्वाकांक्षा और अस्तित्व की कहानी। 18वीं शताब्दी के मध्य में हरे भरे और संसाधन समृद्ध ओहियो घाटी दो शक्तिशाली साम्राज्यों फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच भयंकर संघर्ष का केंद्र बन गई। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और विस्तार के लिए रणनीतिक यह क्षेत्र दोनों औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा लालची था, जिसने अपरिहार्य संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा। फ्रांसीसी अपने व्यापार मार्गों और किलों के विशाल नेटवर्क के साथ कनाडा से लुइसियाना तक अपने क्षेत्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखते थे। इस भव्य डिजाइन के लिए ओहियो घाटी पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था। उन्होंने किले बनाए और स्थानीय मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ गठबंधन स्थापित किया, सुरक्षा और व्यापार लाभ का वादा किया। ब्रिटिश विस्तार। इस बीच बसने वालों और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से भरे ब्रिटिश उपनिवेश पश्चिम की ओर विस्तार की मांग कर रहे थे। ओहियो घाटी की उपजाऊ भूमि ने खेती, व्यापार और बसने के नए अवसरों का वादा किया। ब्रिटिश क्राउन ने औपनिवेशिक कंपनियों को भूमि प्रदान की, जिससे विवादित क्षेत्र में बसने वालों की बार आ गई। मूल अमेरिकी जनजातियां, सहयोगी और विरोधी। बीच में मूल अमेरिकी जनजातियां फंसी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक के अपने हित और अस्तित्व दांव पर लगे हुए थे। इरोक्वाइस संघ जैसी जनजातियों ने कूटनीति और युद्ध का एक नाजुक खेल खेला। जो भी औपनिवेशिक शक्ति सबसे अधिक लाभप्रद सौदा पेश करती थी, उसके साथ गठबंधन किया। कुछ जनजातियों ने फ्रांसीसी का पक्ष लिया, जबकि अन्य ने व्यापार और सैन्य समर्थन के ब्रिटिश वादों में एक अवसर देखा। युद्ध की चिंगारी। तनाव उस समय उबलने के बिंदु पर पहुंच गया जब दोनों साम्राज्यों ने ओहियो घाटी में किले बनाने शुरू कर दिए, जिससे कई झड़पें हुईं। 1754 में एक युवा जॉर्ज वाशिंगटन, जो उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक मिलिशिया में लेफ्टिनेंट कर्नल था, ने एक मिशन का नेतृत्व किया जिसके परिणामस्वरूप जुमोनविले ग्लेन की लड़ाई हुई। यह झड़प, जो पैमाने में छोटी थी लेकिन परिणाम में स्मारकीय थी, ने एक व्यापक संघर्ष की लपटों को प्रज्वलित किया। 7 साल का युद्ध। यह स्थानीय संघर्ष जल्द ही 7 साल के युद्ध में बदल गया, एक वैश्विक संघर्ष जो महाद्वीपों तक फैला था और जिसमें प्रमुख विश्व शक्तियां शामिल थीं। उत्तरी अमेरिका में इसे फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसने ब्रिटिश और औपनिवेशिक ताकतों को फ्रांसीसी और उनके मूल अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ वर्चस्व के लिए एक क्रूर प्रतियोगिता में खड़ा किया। साम्राज्य के दाव। युद्ध के परिणाम ने उत्तरी अमेरिका के भविष्य को नया आकार दिया, यह निर्धारित करते हुए कि कौन सा साम्राज्य महाद्वीप पर हावी होगा। मूल अमेरिकी जनजातियों के लिए दाव उनके पैतृक भूमि पर अस्तित्व और संप्रभुता थे। फोर्ट नेसेसिटी की लड़ाई, जिसे ग्रेट मीडोज की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 3 जुलाई 1754 को हुई थी और यह फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध 1754 से 1763 में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक लड़ाई थी। यह संघर्ष अंतः वैश्विक 7 वर्षीय युद्ध में बदल गया। यहाँ युद्ध का विस्तृत विवरण दिया गया है। ओहियो घाटी उत्तरी अमेरिका में एक विवादित क्षेत्र था, जिस पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों का दावा था। फ्रांसीसी अपने कनाडाई क्षेत्रों को लुइसियाना से जोड़ना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश अटलांटिक समुद्र तट से पश्चिम की ओर विस्तार करना चाहते थे। पूर्ववर्ती घटनाएं। 1753 में फ्रांसीसी ने अपने नियंत्रण का दावा करने के लिए
ओहियो घाटी में कई किलों का निर्माण शुरू किया। ब्रिटिश, विशेष रूप से ओहियो कंपनी ने फ्रांसीसी लोगों के समक्ष विरोध जताने के लिए एक युवा मेजर जॉर्ज वाशिंगटन को भेजा। विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे तनाव बढ़ गया। जॉर्ज वाशिंगटन का मिशन। 1754 की शुरुआत में वाशिंगटन को एलेघेनी और मोनोघेला नदियों, आधुनिक पिट्सबर्ग के संगम पर एक किला बनाने के लिए एक छोटी सेना के साथ भेजा गया था। यह जानकर कि फ्रांसीसी ने उस स्थान पर पहले से ही फोर्ट ड्यूक्सने की स्थापना कर ली थी, वाशिंगटन ग्रेट मीडोज में एक स्थान पर पीछे हट गया, जहां उसने फोर्ट नेसेसिटी का निर्माण शुरू किया। लड़ाई। प्रारंभिक झड़प। 28 मई 1754 को वाशिंगटन और उसके आदमियों ने एनसाइन जोसेफ कूलन डी जुमोनविले के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी स्काउटिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें फ्रांसीसी अधिकारी की मौत हो गई, जिसे जुमोनविले ग्लेन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस घात ने शत्रुता को बढ़ा दिया और फ्रांसीसी ने जवाबी कार्रवाई की। तैयारी। फ्रांसीसी जवाबी हमले की आशंका में वाशिंगटन ने जल्दबाजी में फोर्ट नेसेसिटी का निर्माण किया। किला एक साधारण बाड़ा था जिसके चारों ओर एक खाई थी, जो बहुत कम प्राकृतिक आवरण वाले घास के मैदान में स्थित था। फ्रांसीसी आक्रमण। 3 जुलाई 1754 को कैप्टन लुइस कोलोन डी विलियर्स, जुमोनविले के भाई, के नेतृत्व में लगभग 600 सैनिकों और 100 मूल अमेरिकी सहयोगियों की एक फ्रांसीसी सेना ने फोर्ट नेसेसिटी का रुख किया। फ्रांसीसी और उनके सहयोगियों ने किले को घेर लिया और भारी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को जंगल में तैनात कर लिया, जिससे उन्हें खुले ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बेहतर कवर और सुविधाजनक स्थान मिल गया। युद्ध सुबह शुरू हुआ और पूरे दिन चला। फ्रांसीसी सेना के पास बेहतर स्थिति और संख्यात्मक श्रेष्ठता का लाभ था। भारी बारिश ने युद्ध के मैदान को कीचड़ भरे दलदल में बदल दिया, जिससे वाशिंगटन के सैनिकों के लिए परिस्थितियां और भी खराब हो गईं और किले की सुरक्षा और भी कम प्रभावी हो गई। वाशिंगटन का आत्मसमर्पण। शाम तक वाशिंगटन की स्थिति असहनीय हो गई। हताहतों की संख्या बढ़ रही थी, आपूर्ति कम हो रही थी और किले की सुरक्षा कमजोर हो रही थी। हार को स्वीकार करते हुए वाशिंगटन आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गया। आत्मसमर्पण की शर्तें, जो फ्रेंच में लिखी गई थीं, में एक खंड शामिल था, जिसमें वाशिंगटन ने जुमोनविले की हत्या की बात स्वीकार की थी। एक बिंदु जिसे वाशिंगटन ने बाद में दावा किया कि वह भाषा की बाधाओं के कारण पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। परिणाम। ब्रिटिश परिणाम। फोर्ट नेसेसिटी में हार ब्रिटिशों के लिए एक महत्वपूर्ण अपमान थी और इसने फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक सैन्य रणनीतियों की कमजोरियों को उजागर किया और मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ गठबंधन के महत्व को उजागर किया। वाशिंगटन का करियर। हार के बावजूद युद्ध के दौरान वाशिंगटन के आचरण और युद्ध में उनके बाद के अनुभवों ने एक सक्षम सैन्य नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के लिए आधार तैयार किया। फ्रांसीसी स्थिति। इस जीत ने ओहियो घाटी पर फ्रांसीसी नियंत्रण को मजबूत किया, लेकिन इसने ब्रिटेन के साथ एक बड़े संघर्ष के लिए मंच भी तैयार किया, जिसने अंततः दोनों देशों के यूरोपीय सहयोगियों को आकर्षित किया। महत्व। फोर्ट नेसेसिटी की लड़ाई शुरुआती अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने न केवल फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया, बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन के लिए एक प्रारंभिक सैन्य अनुभव भी था। इसके बाद हुए युद्ध ने उत्तरी अमेरिका में औपनिवेशिक परिदृश्य को नया आकार दिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भावी अमेरिकी क्रांतिकारी भावनाओं के लिए मंच तैयार किया। मोनोघेला की लड़ाई। 1755 मोनोघेला की लड़ाई, जिसे ब्रैडॉक की हार के रूप में भी जाना जाता है, फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण जुड़ाव था। यह 9 जुलाई 1755 को वर्तमान दिन पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया के पास हुआ था। युद्ध के बारे में बात यह उल्लेखनीय थी कि फ्रांसीसी सैनिकों और उनके मूल अमेरिकी सहयोगियों द्वारा ब्रिटिश बलों की हमलावर और भारी हार। एलेघेनी और मोनोघेला नदियों के रणनीतिक संगम पर स्थित फोर्ट ड्यूक ने ओहियो घाटी में एक प्रमुख फ्रेंच घर थी। अंग्रेजों का उद्देश्य क्षेत्र को सुरक्षित करने और फ्रेंच आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए फोर्ट ड्यूकवेसन को कैप्चर करना है। एडवर्ड ब्रैडॉक का अभियान। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए मेजर जनरल एडवर्ड ब्रैडॉक नियुक्त किया गया था।
ब्रैडॉक के अभियान में लगभग 2100 नियमित ब्रिटिश सैनिक, औपनिवेशिक मिलिशिया और इंजीनियरों और आर्टिलरी के एक आकस्मिक शामिल थे। पिछले फ्रंटियर अनुभव वाले एक युवा अधिकारी जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रैडॉक के सहयोगी डी शिविर में से एक के रूप में कार्य किया। मार्च को फोर्ट ड्यूक्वेसन मुश्किल इलाके में ब्रैडॉक की ताकतों को चुनौतीपूर्ण इलाके का सामना करना पड़ा क्योंकि वे घने जंगलों और ऊबड़ परिदृश्य के माध्यम से उन्नत थे। आपूर्ति वैगनों और तोपखाने के लिए एक सड़क को साफ करने की आवश्यकता के कारण प्रगति धीमी थी। मूल सहयोगियों के साथ सहयोग की कमी। फ्रांसीसी के विपरीत, जिनके पास विभिन्न मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ मजबूत गठबंधन थे, अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण मूल समर्थन को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया। युद्ध प्रारंभिक मुठभेड़ 9 जुलाई 1755 को ब्रैडॉक की सेनाओं ने मोनोंगहेला नदी से संपर्क किया। उन्हें एक छोटे से फ्रांसीसी और मूल अमेरिकी बल का सामना करना पड़ा, जो उनके आंदोलनों का पालन करने के लिए भेजा गया। कप्तान डैनियल हाइसिंट मैरी लिनेड डी ब्यूजेव के नेतृत्व में फ्रांसीसी और मूल सेनाओं ने जल्दबाजी में एक हमला किया। चूंकि ब्रिटिश सैनिक नदी पार कर गए और दूर की तरफ एक पहाड़ी चढ़ने लगे, उन्हें अचानक सड़क के दोनों किनारों पर घने जंगल से हमला किया गया। फ्रांसीसी और मूल सेनाओं 900 के आसपास की संख्या आश्चर्य और इलाके का लाभ था। विनाश और अराजकता। यूरोपीय शैली के खुले मैदान की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों को हमला के गुरिल्ला रणनीति के लिए तैयार नहीं थे। रैंकों के बीच घने जंगल और भ्रम में महत्वपूर्ण ब्रिटिश हताहत हुए। अधिकारियों को विशेष रूप से लक्षित किया गया था, जिससे आगे की अव्यवस्था हो गई थी। ब्रैडॉक के नेतृत्व और घायल। जनरल ब्रैडॉक ने अपने पुरुषों को रैली करने और आदेश को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के दौरान घातक रूप से घायल हो गया। प्रभावी नेतृत्व और संचार की कमी ने ब्रिटिश बलों की भविष्यवाणी को बढ़ा दिया। वाशिंगटन की भूमिका और रिट्रीट। वाशिंगटन के नेतृत्व। एक सहयोगी देवदार होने के बावजूद, वाशिंगटन ने पीछे हटने के दौरान उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदर्शित किया। उन्होंने शेष सैनिकों का आयोजन किया और एक अनुशासित वापसी का निर्देशन किया, एक पूर्ण मार्ग को रोक दिया और कई सैनिकों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। पीछे हटना कठिन था। बचे हुए लोगों ने वर्तमान में मैरीलैंड में फोर्ट कम्बरलैंड की रिश्तेदार सुरक्षा के लिए अपना रास्ता बना दिया। ब्रैडॉक ने 13 जुलाई 1755 को अपने घावों के लिए झुकाया और दुश्मन द्वारा अपमान से बचने के लिए एक अनमार्कित कब्र में दफनाया गया था। ब्रिटिश मनोबल पर आफ्टरमाथ और महत्व असर। मोनोंगहेला की लड़ाई ब्रिटिशों के लिए एक विनाशकारी हार थी, जिसमें लगभग 900 से 1300 लगी हुई सैनिकों की मौत हो गई थी। इसने अमेरिकी जंगल में ब्रिटिश सैन्य रणनीति की कमजोरियों का खुलासा किया। फ्रांसीसी और मूल अमेरिकी जीत। मोनोंगहेला में जीत इसकी रणनीतिक स्थिति ने फ्रांसीसी को सेंट लॉरेंस नदी तक पहुंच को नियंत्रित करने और फ्रांसीसी कनाडा के दिल, क्यूबेक के दृष्टिकोण की रक्षा करने की अनुमति दी। पिछले प्रयास।
ब्रिटिशों ने पहले 1745 में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान लुइसबर्ग पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इसे सफलतापूर्वक ले लिया, लेकिन 1748 में एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा इसे फ्रांस को वापस कर दिया। इसके सामरिक महत्व को समझते हुए अंग्रेजों ने कनाडा पर आक्रमण के लिए मार्ग सुरक्षित करने के लिए इस महत्वपूर्ण फ्रांसीसी किले को नष्ट करने का लक्ष्य रखा। ब्रिटिश योजना। कमांडर। ब्रिटिश अभियान की कमान मेजर जनरल जेफरी एमहर्स्ट के पास थी, जिसमें एडमिरल एडवर्ड बोस्कावे नौसेना बलों का नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिगेडियर जनरल जेम्स वोल्फ, जिन्होंने बाद में क्यूबेक की लड़ाई में प्रसिद्धि प्राप्त की, ने घेराबंदी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल। ब्रिटिशों ने लगभग 14,000 सैनिकों और नौसैनिकों की एक दुर्जय सेना को इकट्ठा किया, जिसे युद्धपोतों और परिवहन सहित 150 से अधिक जहाजों के बेड़े द्वारा समर्थित किया गया। उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य लुइसबर्ग पर कब्जा करना और अटलांटिक और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ब्रिटिश नौसेना और सैन्य आंदोलनों के लिए इसके खतरे को बेअसर करना था। घेराबंदी। प्रारंभिक लैंडिंग। 8 जून 1758 को ब्रिटिश सेना कठिन मौसम की स्थिति और मजबूत फ्रांसीसी प्रतिरोध के बावजूद लुइसबर्ग से लगभग 3 मील दूर गैबर्स बे में उतरी। फ्रांसीसी रक्षकों, जिनकी संख्या लगभग 6,000 नियमित सैनिक और मिलिशिया थी, के साथ साथ कई सौ मूल अमेरिकी सहयोगियों की कमान शेवेलियर डी ड्रूकोर के पास थी। घेराबंदी रेखाएं स्थापित करना। एक बार तट पर पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने किले पर बमबारी करने के लिए घेराबंदी रेखाएं और तोपखाने की बैटरी का निर्माण शुरू कर दिया। इलाके और मौसम की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन वुल्फ की आक्रामक रणनीति के समर्थन से ब्रिटिश इंजीनियरों ने लगातार प्रगति की। नौसेना नाकाबंदी। एडमिरल बोस्कावेन के बेड़े ने नाकाबंदी की, जिससे फ्रांसीसी सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति किले तक पहुंचने से रोक दी गई। ब्रिटिश नौसेना ने भी तोपखाने का समर्थन प्रदान किया, समुद्र से फ्रांसीसी सुरक्षा पर बमबारी की। बमबारी और हमला। ब्रिटिश तोपखाने ने लुइसबर्ग पर लगातार बमबारी की, इसकी दीवारों, सुरक्षा और बंदरगाह में लंगर डाले फ्रांसीसी बेड़े को निशाना बनाया। 24 जून को एक बड़ा झटका तब लगा जब ब्रिटिश तोपखाने ने फ्रांसीसी जहाज इको को नष्ट कर दिया, जिससे फ्रांसीसी जहाजों के बीच विनाश की एक श्रृंखला शुरू हो गई। फ्रांसीसी जवाबी हमले। फ्रांसीसी ने ब्रिटिश घेराबंदी अभियान को बाधित करने के लिए कई उड़ानें भरीं और जवाबी हमले किए, लेकिन ब्रिटिश संख्यात्मक और सैन्य श्रेष्ठता के कारण ये प्रयास काफी हद तक असफल रहे। आत्मसमर्पण। जुलाई के अंत तक फ्रांसीसी सुरक्षा लगातार बमबारी के कारण ढह रही थी और किले के भीतर आपूर्ति कम हो रही थी। 26 जुलाई 1758 को अपनी स्थिति की निराशा को पहचानते हुए फ्रांसीसी कमांडरों ने आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत की। ब्रिटिश फ्रांसीसी रक्षकों को फ्रांस लौटने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए, लेकिन किले और उसके गैरीसन पर कब्जा कर लिया गया। परिणाम और महत्व। ब्रिटिश विजय। लुइसबर्ग पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने एक प्रमुख फ्रांसीसी गर को खत्म कर दिया और क्यूबेक के खिलाफ भविष्य के अभियानों का रास्ता खोल दिया। इसने ब्रिटिश मनोबल को बढ़ाया और उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी नियंत्रण को कमजोर कर दिया। फ्रांसीसी पर प्रभाव। लुइसबर्ग के नुकसान ने फ्रांसीसी को एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थिति से वंचित कर दिया और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया। इसने क्षेत्र में फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति को भी कमजोर कर दिया, जिससे कनाडा में अपनी सेनाओं को सुदृढ़ करने और उनका समर्थन करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई। क्यूबेक की प्रस्तावना। लुइसबर्ग में जीत ने 1759 में क्यूबेक के खिलाफ ब्रिटिश अभियान के लिए मंच तैयार किया, जिसकी परिणति अब्राहम के मैदानों की लड़ाई और अंततः न्यू फ्रांस पर ब्रिटिश विजय में हुई। रणनीतिक बदलाव। लुइसबर्ग के पतन ने फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसने शक्ति संतुलन को ब्रिटिशों के पक्ष में बदल दिया। इसने संयुक्त भूमि और नौसैनिक अभियानों की प्रभावशीलता और प्रमुख रणनीतिक बिंदुओं को नियंत्रित करने के महत्व को प्रदर्शित किया। निष्कर्ष। 1758 में लुइसबर्ग की घेराबंदी फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने कनाडा पर ब्रिटिश विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सफल घेराबंदी ने ब्रिटिश सैन्य रणनीति और समन्वय को प्रदर्शित किया, जिसने भविष्य की जीत का मार्ग प्रशस्त किया और उत्तरी अमेरिका के भूराजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। क्यूबेक की लड़ाई।
1759। 13 सितंबर 1759 को लड़ी गई क्यूबेक की लड़ाई फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण संघर्ष था और उत्तरी अमेरिकी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक थी। यह लड़ाई क्यूबेक शहर के ठीक बाहर स्थित अब्राहम के मैदानों में हुई थी और इसके परिणामस्वरूप एक निर्णायक ब्रिटिश जीत हुई जिसने फ्रांसीसी कनाडा के भाग्य को प्रभावी रूप से सील कर दिया। रणनीतिक महत्व। क्यूबेक न्यू फ्रांस की राजधानी थी और उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसियों के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ था। फ्रांसीसी क्षेत्रों पर हावी होने और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की ब्रिटिश योजनाओं के लिए क्यूबेक पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था। युद्ध की प्रस्तावना। उस गर्मियों में लुइसबर्ग की सफल घेराबंदी के बाद ब्रिटिश जनरल जेम्स वोल्फ को क्यूबेक पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। ब्रिटिश बेड़ा जून 1759 में क्यूबेक पहुंचा, एक नाकाबंदी की स्थापना की और फ्रांसीसी सुरक्षा की टोह ली। सेना। ब्रिटिश सेना। जनरल जेम्स वोल्फ ने लगभग 8,000 ब्रिटिश सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसमें नियमित और औपनिवेशिक मिलिशिया शामिल थे। ब्रिटिश सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी थी, जो पहले यूरोपीय अभियानों में लड़ चुकी थी। फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी जनरल लुइस जोसेफ डी मोंटकैल्म ने लगभग 6,000 सैनिकों की कमान संभाली, जिसमें नियमित, मिलिशिया और स्वदेशी सहयोगी शामिल थे। मोंटकैल्म को क्यूबेक की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, जो अच्छी तरह से किलाबंद था, लेकिन सेंट लॉरेंस नदी पर ब्रिटिश नौसेना के नियंत्रण के लिए असुरक्षित था। लड़ाई। प्रारंभिक आंदोलन। शहर की सुरक्षा में सेंध लगाने के कई असफल प्रयासों के बाद वोल्फ ने 12 सितंबर को रात के अंधेरे में इनसेफोलोन के पास क्यूबेक से ऊपर की ओर एक स्थान पर अपने सैनिकों को उतारने का फैसला किया। ब्रिटिश चट्टानों पर चढ़ने और शहर की दीवारों के ठीक बाहर अब्राहम के मैदानों पर खुद को तैनात करने में कामयाब रहे। मुठभेड़। 13 सितंबर की सुबह वोल्फ के उतरने से अनजान मोंटकैल्म ने ब्रिटिश सेना से भिड़ने के लिए मार्च किया। दोनों सेनाएं मैदानों पर आमने सामने थीं। एक पंक्ति में संगठित ब्रिटिश फ्रांसीसी हमले का इंतजार कर रहे थे। आक्रमण। मोंटकैल्म ने ब्रिटिशों को मात देने की उम्मीद में हमले का आदेश दिया। हालांकि ब्रिटिश लाइन दृढ़ रही और एक विनाशकारी गोलाबारी की। ब्रिटिश सेना अनुशासित थी और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके आगे बढ़ रहे फ्रांसीसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। महत्वपूर्ण क्षण। युद्ध की गर्मी में वोल्फ घातक रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। मोंटकैल्म भी घायल हो गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे फ्रांसीसी रैंकों में अव्यवस्था फैल गई। परिणाम। ब्रिटिश विजय। ब्रिटिशों ने दोनों पक्षों के भारी नुकसान के साथ फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से हरा दिया। मोंटकैल्म और फ्रांसीसी कमान संरचना के नुकसान ने भ्रम और पीछे हटने का कारण बना। परिणाम। क्यूबेक पर कब्जा करना फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका में अंततः ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। शहर ब्रिटिश नियंत्रण में रहा, जिसने पेरिस की संधि 1763 का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके तहत कनाडा को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। विरासत। युद्ध को सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाता है, जिसमें वोल्फ की रणनीतिक सूझबूझ और दोनों पक्षों की दुखद हार को दर्शाया गया है। अब्राहम के मैदान कनाडाई विरासत का प्रतीक बन गए, जिसने कनाडा में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। निष्कर्ष। 1759 में क्यूबेक की लड़ाई न केवल एक निर्णायक सैन्य लड़ाई थी, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना भी थी जिसने उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। ब्रिटिश जीत ने महाद्वीप पर फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया और कनाडा के ब्रिटिश कब्जे के रूप में उभरने के लिए मंच तैयार किया, जिसने उत्तरी अमेरिकी इतिहास के भविष्य के प्रक्षेप वक्र को प्रभावित किया। फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध जॉर्ज वाशिंगटन में प्रमुख आंकड़े। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक युवा अधिकारी के रूप में वाशिंगटन ने अमूल्य सैन्य अनुभव प्राप्त किया जो अमेरिकी क्रांति के दौरान अपने नेतृत्व को आकार देगा। प्रारंभिक करियर। 1753 में 21 साल की उम्र में वाशिंगटन को ओहियो घाटी से उनकी वापसी की मांग करने वाली फ्रेंच को एक संदेश देने के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था। सैन्य संलग्नता।
वाशिंगटन ने कई महत्वपूर्ण लड़ाई में भाग लिया, जिसमें किले की आवश्यकता 1754 और मोनोंगहेला की लड़ाई 1755 की लड़ाई शामिल थी, जहां उन्होंने साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। सामरिक महत्व। फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में उनके अनुभवों ने वाशिंगटन को सैन्य रणनीति, जंगल युद्ध और कूटनीति में अंतर्दृष्टि के साथ प्रदान किया, जिनमें से सभी अमेरिकी क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुए। जनरल एडवर्ड ब्रैडॉक एक ब्रिटिश कमांडर थे जो फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के शुरुआती चरणों में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते थे। मोनोंगहेला 1755 की लड़ाई में उनके अभियान और अंतिम मौत ने उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सेनाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर किया। सैन्य पृष्ठभूमि। ब्रैडॉक यूरोपीय युद्ध में पृष्ठभूमि के साथ एक अनुभवी अधिकारी था, लेकिन उत्तरी अमेरिकी स्थितियों में अनुभव की कमी थी। 1755 में अभियान। ब्रैडॉक ने फोर्ट ड्यूकवेसन, आधुनिक दिन पिट्सबर्ग, को पकड़ने के लिए एक ब्रिटिश अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन घने जंगलों के माध्यम से नेविगेट करने और गुरिल्ला वारफेयर रणनीति में शामिल होने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोनोंगहेला की लड़ाई। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद ब्रैडॉक की सेनाओं को फ्रेंच और मूल अमेरिकी सेनाओं ने हमला किया था। युद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटिशों के लिए एक विनाशकारी हार हुई। ब्रैडॉक ने पीछे हटने के दौरान घायल हो गए। विरासत। ब्रैडॉक के अभियान ने उत्तरी अमेरिका में औपनिवेशिक मिलिटिया के साथ सैन्य रणनीतियों और सहयोग में अनुकूलन की आवश्यकता को रेखांकित किया। जनरल जेम्स वोल्फ फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के दौरान एक प्रमुख ब्रिटिश सैन्य नेता के रूप में उभरे, जिसे क्यूबेक 175-9 की लड़ाई में उनके नेतृत्व और जीत के लिए जाना जाता है। सैन्य करियर। वोल्फ एक छोटी उम्र में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए और उनकी सैन्य शक्ति और नेतृत्व क्षमताओं के कारण रैंक के माध्यम से जल्दी गुलाब। क्यूबेक की लड़ाई। वोल्फ ने क्लिफ को स्केल करने और क्वीबेक सिटी के बाहर इब्राहिम के मैदानों पर फ्रेंच रक्षकों को आश्चर्यचकित करने के लिए एक साहसी योजना तैयार की। विजय और मृत्यु। युद्ध के दौरान घातक रूप से घायल होने के बावजूद वोल्फ की निर्णायक रणनीति ने ब्रिटिश जीत की शुरुआत की कनाडा पर क्वाबेक और अंतिम ब्रिटिश नियंत्रण के कब्जे के लिए मार्ग प्रशस्त किया। विरासत। क्यूबेक में वोल्फ की सफलता ने ब्रिटिश सैन्य इतिहास में नायक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार में योगदान दिया। जनरल लुइस जोसेफ डी मोंटाल्म एक सम्मानित फ्रांसीसी कमांडर, फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के दौरान नए फ्रांस की रक्षा के लिए जाना जाता था, जो कि क्यूबेक की लड़ाई में अपने नेतृत्व और मृत्यु में समाप्त हो गया। 175-9 सैन्य नेतृत्व। मोंटाल्म को उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी सेनाओं के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया और ब्रिटिश हमलों के खिलाफ कई प्रमुख पदों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया। क्यूबेक की रक्षा। मोंटाल्म ने 175-9 में ब्रिटिश घेराबंदी के खिलाफ क्यूबेक की रक्षा का नेतृत्व किया, जो तार्किक चुनौतियों और एक छोटी बल का सामना करने के बावजूद प्रभावी रक्षात्मक रणनीतियों को लागू करता है। क्यूबेक की लड़ाई। मोंटाल्म ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन युद्ध के दौरान मोटे तौर पर घायल हो गए, जो एक ब्रिटिश जीत में समाप्त हो गया। विरासत। मोंटाल्म के नेतृत्व और बलिदान ने ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच हितों की रक्षा का प्रतीक, फ्रांसीसी सैन्य इतिहास में नायक के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ा दिया। निष्कर्ष। जॉर्ज वाशिंगटन, जनरल एडवर्ड ब्रैडॉक, जनरल जेम्स वोल्फ और जनरल लुइस जोसेफ डी मोंटकाल के मुख्य आंकड़े फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के नतीजे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके नेतृत्व, रणनीतियों और बलिदान ने उत्तरी अमेरिकी इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया, भविष्य के संघर्षों और आधुनिक दिन के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम गठन को स्थापित किया। फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध की फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध 1754 से 1763 की प्रभाव और विरासत। बड़े 7 वर्षों के युद्ध का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। युद्ध के समापन ने अमेरिकी उपनिवेशों के बीच महत्वपूर्ण भूगर्भीय परिवर्तनों, आर्थिक परिणामों और क्रांतिकारी भावनाओं के अंतिम उद्भव के लिए मंच स्थापित किया। पेरिस की संधि 1763 वार्ता। पेरिस की संधि पर 10 फरवरी 1763 को फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। वार्ता युद्ध के परिणामों से प्रभावित हुई थी, जिसमें सैन्य हार और क्षेत्रीय परिवर्तन शामिल थे। क्षेत्रीय परिवर्तन। फ्रांस ने कनाडा को ब्रिटेन को सीड किया,
जो उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच औपनिवेशिक उपस्थिति के अंत को चिह्नित करता है। फ्रांस ने न्यू ऑरलियंस के अपवाद के साथ मिसिसिपी नदी के पूर्व में सभी क्षेत्रों को भी छोड़ दिया, जिसे स्पेन में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्पेन ने हेवन, क्यूबा की वापसी के बदले में फ्लोरिडा को ब्रिटेन में सीड किया। संधि ने उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश क्षेत्रीय दावों का विस्तार किया, भविष्य के विस्तार के लिए मंच की स्थापना की। आर्थिक परिणाम युद्ध व्यय। ब्रिटेन के लिए फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध महंगा था, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त ऋण हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ी हुई कराधान के माध्यम से इन खर्चों को ठीक करने की मांग की। कराधान नीतियां। युद्ध ऋण का भुगतान करने और नए अधिग्रहित क्षेत्रों की रक्षा को निधि देने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर करों की एक श्रृंखला और कृत्यों को लागू किया, जिसमें चीनी अधिनियम 1764, जिसमें चीनी और गुड़ को उपनिवेशों में आयात किया गया। स्टाम्प एक्ट 1765, जिसकी आवश्यकता है कि कई मुद्रित सामग्रियों को ब्रिटेन में उत्पादित मुद्रित पेपर पर उत्पादित किया जाना चाहिए, जो एक उभरा राजस्व टिकट ले रहा है। टाउनशेंड एक्ट्स 1767, जो उपनिवेशों को आयातित विभिन्न वस्तुओं पर कर्तव्यों को लागू करता है, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन होता है। असंतोष औपनिवेशिक प्रतिक्रिया के बीज। संसद में प्रतिनिधित्व के बिना इन करों को लागू करने से उपनिवेशवादियों के बीच असंतोष बढ़ने लगा, जिससे संगठित प्रतिरोध हो गया। वाक्यांश: प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान ब्रिटिश नीतियों के विरोध में उन लोगों के लिए एक रैलिंग रो रहा था। स्वतंत्रता के पुत्रों जैसे समूहों का गठन और व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने अमेरिकी पहचान और ब्रिटिश प्राधिकरण के प्रतिरोध की एक बढ़ती भावना का प्रदर्शन किया। बढ़ते तनाव। ब्रिटिश नियंत्रण और उपनिवेशवादियों के जवाबों में बढ़ती लगाई ने भविष्य के संघर्षों के लिए आधारभूत कार्य किया। बोस्टन चाय पार्टी 1773 और असनीय कृत्यों 1774 जैसे घटनाएं बढ़ी और आखिरकार 1775 में अमेरिकी क्रांति के प्रकोप का नेतृत्व किया। सत्ता में दीर्घकालिक विरासत बदलाव। फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण बदलाव चिह्नित किया गया। उत्तरी अमेरिका में सत्ता का संतुलन, ब्रिटेन को प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति के रूप में स्थापित करना। स्वदेशी लोगों पर प्रभाव। युद्ध और बाद के ब्रिटिश विस्तार के परिणामस्वरूप कई मूल अमेरिकी जनजातियों के विस्थापन के परिणामस्वरूप, जो भूमि और स्वायत्तता खो देते हैं। युद्ध के बाद ब्रिटिश नीतियां, जिसमें 1763 की घोषणा शामिल थी, जिसने औपनिवेशिक विस्तार को पश्चिम की ओर सीमित किया, जिसका उद्देश्य मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ संबंधों को स्थिर करना था, लेकिन अक्सर आगे संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता के लिए फाउंडेशन। युद्ध और इसके बाद के आफ्टरमाथ ने आज़ादी की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी पहचान की बढ़ती भावना। ब्रिटिश नीतियों के नाराजगी से प्रेरित क्रांतिकारी युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतिम स्थापना में योगदान दिया।